प्यारे बच्चों नमस्कार। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने जियोग्राफी सेकंड भाग का तीसरा चैप्टर चल रहा था जिसमें अपने अध्ययन कर रहे थे संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण है, उसमें नेक्स्ट जो अपने टॉपिक जो रह गया था बीच में उसकी शुरुआत करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण आज हम अपने पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक था अपना संसाधनों के अंदर उपयोग की निरंतरता के आधार पर संसाधन, यानी हम जो भी संसाधन जिन भी संसाधनों का अपने उपयोग करते हैं, जो अपने काम में लेते हैं, वो संसाधन कौन कौन से हैं, उन संसाधनों के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो जो अपने काम में लेते हैं, जिनको हम उपयोग में लेते हैं, उनके आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से वो संसाधन होते हैं जिनको जो अपने काम में आते हैं, जिनको अपने उपयोग में लेते हैं, तो उन संसाधनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला संसाधन है अनव्यकरणीय। अनव्यकरणीय संसाधन है, उसको समाप्य संसाधन भी कहते हैं। अनव्यकरणीय यानी इनका उपयोग हम फिर से दोबारा से नहीं कर सकते और ये इनका उपयोग होने के बाद में ये समाप्त होने वाले हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये संसाधन कौन कौन से हैं जिनका हम क्या है फिर से उपयोग नहीं कर सकते, नव्यकरण नया रूप उनको फिर से नहीं, एक बार काम लेने के बाद में उनको फिर से नया रूप हम नहीं दे सकते, फिर से हम उन्हें काम में नहीं ले सकते, वो समाप्त हो जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? अनव्यकरणीय संसाधन या समाप्य संसाधन बोला जाता है। अब ये संसाधन कौन से हैं? तो इनमें आ गया एक लोहा। लोहा का अपने उपयोग करते हैं, लेकिन लोहा है जो पृथ्वी की विभिन्न जो परतें हैं आंतरिक भाग में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये निश्चित मात्रा में इनको निर्मित होने में, निर्माण होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए हम इनका उपयोग बढ़ रहा है लोहे का, ठीक है। तो ये लोहा है जो काफी करोड़ों वर्षों के बाद में ये जमीन के आंतरिक भाग में, भूभाग में ये निर्मित होता है, इस वजह से, ठीक है। तो ये क्या है? समाप्य संसाधन है। इसी तरह कोयला है, हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे पादप हैं, ठीक है, जो जमीन में दबे, ठीक है, उनकी वजह से कोयला निर्मित, ये भी पृथ्वी के आंतरिक भूभागों में कोयला निर्मित होता है। हजारों करोड़ों वर्ष क्या है कोयले को निर्मित होने में लग जाते हैं। तो ये भी क्या हुआ? समाप्य संसाधन। इसके बाद पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम भी क्या है? पृथ्वी की आंतरिक भूभाग में पाया जाता है। तो बहुत ही कम मात्रा में इसके जो भंडार हैं वो है, इसका दोहन अत्यधिक ज्यादा हो रहा है वर्तमान में। इस वजह से ये जो संसाधन है किस श्रेणी में रखे गए हैं? अनव्यकरणीय या समाप्त, यानी जिनके भविष्य के अंदर समाप्त होने की आशंका है, संभावनाएं हैं। तो वो जो संसाधन हैं वो क्या हुए? अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनव्यकरणीय संसाधन के जो उदाहरण हैं इसमें कौन कौन से रखेंगे? लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन के उदाहरण हैं। अब उपयोग की निरंतरता के आधार पर दूसरा जो संसाधन है वो अपना है नव्यकरणीय असमाप्य संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, उनको हम दोबारा से काम में ले सकते हैं। वो कौन से होते हैं? नव्यकरणीय। असमाप्य, जिनकी कभी भी, ठीक है, भविष्य में समाप्त होने की आशंका नहीं रहती है, वो क्या कहलाते हैं? नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन, यानी जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, फिर से उनका क्या है, कोई भी वस्तु या पदार्थ है उनसे निर्मित कर सकते हैं और भविष्य के अंदर उनकी, ठीक है, समाप्त होने की कोई आशंका नहीं रहती, कोई संभावना ही नहीं रहती। वो संसाधन क्या कहलाते हैं? नव्यकरणीय संसाधन या असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। अब नव्यकरणीय असमाप्य जो संसाधन है उसके उदाहरण क्या है? इसमें मानव आता है,
ठीक है, तो इनका क्या है, निश्चित जीवन चक्र है। ठीक है, ये जैविक घटक है क्योंकि इसका जैव मंडल के अंदर क्या है, एक निश्चित जीवन चक्र चलता रहता है, तो ये भी समाप्त होने वाला नहीं है। पशु है, इनमें भी प्रजनन जो क्षमता पाई जाती है, मानव है, ठीक है, वन है, पवन है, सौर ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूमि के टेम्परेचर से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्रों की लहरों से क्या है ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो ज्वारीय ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन के उदाहरण है, जिनकी भविष्य के अंदर क्या है, जो समाप्त न होने की आशंका है। इसमें कौन सा आता है, एक तो मानव, ठीक है, पशु, वन, पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा असमाप्य संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में इनको रखा गया है, क्योंकि ये जो संसाधन है उनका भविष्य के अंदर उपयोग बढ़ रहा है और न ही क्या है ये कभी समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा हुआ है, तो स्वामित्व जिस पे हमारा जो अधिकार है, स्वामित्व है, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन, यानी जिस पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, जिस पर क्या होता है, व्यक्ति का अपना हक होता है, स्वामित्व होता है, वो संसाधन क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। अब जैसे व्यक्ति का मकान है, ठीक है, ये उसका व्यक्तिगत संसाधन है, उसका स्वामित्व इस पे होता है। व्यक्ति की जो भूमि है, कृषि भूमि है, ठीक है, उस पे उसका स्वामित्व होता है, तो उसका वो व्यक्तिगत संसाधन है। इसके बाद उसके बाद जितनी भी नगदी है, ठीक है, पेमेंट है, वो उसका संसाधन है। इसके बाद जो सर्वणाभूषण यानी सोने के जो आभूषण है उसके पास, वो भी क्या है, उसका व्यक्तिगत उस पर अधिकार होता है। इसके बाद उसका जो शरीर है, शारीरिक और मानसिक क्षमता है, ठीक है, उस पर उसका कंट्रोल है, उसका अधिकार है, और उत्तम स्वास्थ्य है, ये व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, इन पे क्या होता है, व्यक्ति का स्वामित्व होता है, व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, तो जो भी संसाधन है, ठीक है, जिन पे किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, हक होता है, वो संसाधन क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे मकान है, भूमि है, नगदी है उसकी, सर्वणाभूषण है, उसके पास जो सोने के आभूषण है, शारीरिक मानसिक क्षमता है उसकी, और उत्तम स्वास्थ्य है, ये सारे क्या हैं, व्यक्तिगत संसाधन है। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर दूसरा जो वर्ग है वो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जिन पर क्या है, किसी भी राष्ट्र का स्वामित्व होता है, उसका हक होता है, तो वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिसपे स्वामित्व हक किसका होता है, राष्ट्र का। तो राष्ट्र के अंदर जनसंख्या है, तो जनसंख्या पे जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है, राष्ट्र का होता है। जितने भी देश के अंदर लोग रहते हैं, लोगों की जो संख्या है, उस पर स्वामित्व किसका है, राष्ट्र का। इसके बाद में किसी भी राष्ट्र में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों पर उस राष्ट्र का स्वामित्व होता है। इसके बाद जितने भी वन, पेड़ पौधे, पादप, ठीक है, जो वन है, उन पे राष्ट्र का स्वामित्व होता है। जल स्रोत हैं जितने भी, ठीक है, नदियां हैं, नहरें हैं, ठीक है, तो तालाब हैं, झीलें हैं, उन पे क्या है, राष्ट्र का स्वामित्व होता है। इसके बाद पवन, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, और राष्ट्र की जो सैन्य शक्ति होती है उस पर भी राष्ट्र का स्वामित्व होता है। तो दूसरा जो वर्ग हुआ इसका स्वामित्व के आधार पर, वो हुआ राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जिन पर क्या है, राष्ट्र का स्वामित्व होता है, राष्ट्र का हक होता है। तो जैसे इसके उदाहरण है, जैसे जनसंख्या होती है राष्ट्र में, खनिज हैं, वन हैं, जल हैं, पवन है, सौर ऊर्जा है, सैन्य शक्ति है, इन सब पे क्या है, किसका अधिकार होता है, राष्ट्र का अधिकार होता है। इसके बाद में इसमें एक रह गया तकनीकी ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो आपस में संबंध होता है, ठीक है, और जो तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है प्रत्येक राष्ट्र की, ठीक है, उस पर अपने जो हक होता है राष्ट्र का।
तो ये राष्ट्रीय संसाधन हुए। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिसपे क्या है, या उसको विश्व संसाधन, पूरे विश्व का अधिकार होता है, पूरे विश्व का जो स्वामित्व होता है, वो संसाधन क्या कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय या विश्व संसाधन कहलाते हैं। अब जिन अंतरराष्ट्रीय जो विश्व संसाधन है, जिस पर पूरे विश्व का हक है, पूरे विश्व का स्वामित्व है, वो वाले संसाधन कौन हैं, समस्त भौतिक संसाधन। भौतिक मतलब धरातल, पूरे विश्व का जो धरातल है, और उस धरातल पर जितने भी भौतिक संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है, तो धरातलीय संसाधन, धरातल पर जितने भी संसाधन मौजूद हैं, उस पर क्या है, विश्व का स्वामित्व होता है। इसके बाद जैविक संसाधन, जितने भी जिनका जैव मंडल में निश्चित जीवन चक्र होता है, वो वाले संसाधन हैं, उन सब पे, जैसे मानव, पशु, पक्षी, वन, ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे जैविक संसाधन। तो ये सारे जो हैं, इन पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय या विश्व संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस पे पूरे विश्व का क्या है, स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। तो ये हुआ अपना अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या हुआ बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संसाधन या विश्व संसाधन वे संसाधन हैं जिन पर क्या है, जो संसाधन होते हैं पूरे विश्व भर में जो पाए जाते हैं, उन संसाधनों पर जो स्वामित्व है, हक है, वो किसका होता है, पूरे विश्व का होता है, ठीक है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय या विश्व संसाधन कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आने वाले समस्त भौतिक संसाधन, यानी इस पूरे संसार का जो धरातल है और इस धरातल पर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, ठीक है, वो सारे संसाधन है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जैविक संसाधन, जिनका जैवमंडल में निश्चित जीवन चक्र होता है, वो सारे जो संसाधन हैं, जिन पे हक, जिन पे स्वामित्व किसका होता है, पूरे विश्व का होता है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट अपने करते हैं चर्चा, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता और समस्या के 4 कारणों की चर्चा करते हैं। ये हमने सभी संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा। अब इसके बाद में हमें यह महसूस होता है कि हमें इन संसाधनों की आवश्यकता क्यों है, इनका संरक्षण करना, इनको बचा के रखना, ठीक है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, इनको समझते हैं। क्योंकि मानव के सतत विकास तथा संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग के लिए इनका संरक्षण करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना संसाधनों के हमारा विकास संभव नहीं है। इसलिए हमें जो हमारे संसाधन है, अगर हम पूरे विश्व में जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों से ही क्या है, मानव का विकास संभव है। इसलिए मानव का अगर हम सतत विकास चाहते हैं, मानव का अगर हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरह का विकास चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें लंबे समय तक इनको उपयोग में लेना है। इसलिए इनको संरक्षित करना, इनको बचा के रखना, आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए, ठीक है, इन संसाधनों को सुरक्षित रखना हमारे लिए आवश्यक है। इसके बाद में जो भावी पीढ़ियां हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनको अगर हम कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि बिना संसाधनों के वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कायम नहीं रह पाएंगे, सक्षम नहीं बन पाएंगे। इस वजह से उनको सक्षम बनाने के लिए हमें जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी संसाधनों का जो संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमें संसाधनों के अत्यधिक दोहन से नगरीकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा विज्ञान के आविष्कार से, ठीक है, कल कारखाने हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो इस वजह से क्या है, और जनसंख्या के तीव्र जो वृद्धि हुई द्रुत गति से, उसकी वजह से नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, और इन सब की वजह से क्या बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा। तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, पर्यावरण की गुणवत्ता को अगर बढ़ाना है, तो हमें संसाधन और इस पर जो पाए जाने वाले जितने भी संसाधन, उनमें क्या है, उनका उपयोग कर रहे हैं, उन दोनों में क्या है, हमें संतुलन बनाना होगा। जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए ही हमें इनको संरक्षित करना आवश्यक है। इसके बाद में जो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है, संसाधन संरक्षण की जो आवश्यकता है उसको हमने समझा। इसके बाद में संसाधन संरक्षण की समस्या क्यों आई, कि हमें इनको बचा के रखना जरूरी क्यों हो गया वर्तमान में, ये समस्या कौन सी है, इसकी 4 जो समस्या है कारण। पहला तो पूरे विश्व भर में क्या है, जनसंख्या की द्रुत गति से वृद्धि हुई, जनसंख्या बढ़ गई और संसाधन सीमित मात्रा में है, इसलिए संसाधनों में और जनसंख्या में क्या हो गया, असंतुलन हो गया।
तो इस संतुलन को कायम करने के लिए, तो इसका पहला कारण समस्या किस वजह से आई? जनसंख्या वृद्धि से आई, क्योंकि संसाधन तो हमारे क्या है? सीमित मात्रा में है, और जनसंख्या है जो द्रुत गति से बढ़ी, इसलिए संसाधनों के दोहन के अंदर, ठीक है, और जनसंख्या में क्या है? असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। इस वजह से यह समस्या हमारे सामने आई। दूसरा, वैज्ञानिक आविष्कार, ठीक है, वैज्ञानिकों के आविष्कार से क्या हुआ? द्रुत गति से जनसंख्या वृद्धि हुई, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कल कारखाने, उद्योग धंधे ये स्थापित हुए, इसकी वजह से संसाधनों का क्या है? अत्यधिक दोहन हुआ, और ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई। इसके बाद में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार, यानी भारत में जो पश्चिम देशों से जो लोग आए व्यापार के लिए, जो व्यापारी वर्ग आए, तो उन्होंने संसाधनों का अत्यधिक क्या है? दोहन किया। इस वजह से यह समस्या हमारे सामने आज इन संसाधनों की कमी हुई। इसके बाद नेक्स्ट है विकास की प्रवृत्ति, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र की प्रगति करना चाहता है, मानव ने, ठीक है, मानव भी विकास की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस वजह से इसने विकास की होड़ में क्या है? संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। तो इस वजह से ये क्या है? जो संसाधन संरक्षण की जो समस्या है, ठीक है, वो हमारे सामने आई। तो प्यारे बच्चों, हमने संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में समझा, और समस्या के 4 कारक समझे। कल का अपना जो टॉपिक रहेगा अपने संसाधन संरक्षण के उपाय, कि हम किस तरह के जो उपाय है वो अपने जीवन में अपनाकर संसाधनों को किस प्रकार हम संरक्षित कर सकते हैं, इन सभी तथ्यों पे। तो कल का टॉपिक अपना रहेगा संसाधन संरक्षण के उपाय, अपने कल पढ़ेंगे। थैंक यू।